नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज पत्रिका का फरवरी महीने का पार्ट 3 जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फरवरी महीने के 2 पार्ट जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और जनवरी महीने के जो हैं सारे पार्ट डिस्कस जो हैं वो कर चुके हैं। इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर जो है वो प्रोवाइड करवा दी गई है। तो अभी जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश एम्स टू अचीव द टारगेट ऑफ मेकिंग इट अ ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द ईयर 2025। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी जनवरी महीने में पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 2025 तक जो है वो हरित ऊर्जा वाला राज्य जो है बन जाएगा। परंतु अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा संगठन ऐसा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसकी सहायता से जो है ये टारगेट पूरा किया जाएगा। देखो, अभी हाल फिलहाल में ये कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है हरित राज्य, हरित ऊर्जा राज्य बनने का जो है वो टारगेट पूरा करेगा 2025 तक। ये आप ध्यान रखिए। इसके बारे में भी जो है वो कुछ अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल से ही इसको देख लीजिए। बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश ने, आपको पता है कि टारगेट रखा है कि 2025 तक जो है ये ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बनेगा। तो इसी के चलते जो है वो वर्ल्ड बैंक इसको जो है वो सहायता प्रोवाइड करवाएगा। ये जो ग्रीन रिजाइलेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो है वो एस्टिमेटेड 2500 करोड़ रुपया जो है वो कॉस्ट है और ये प्रोवाइड जो है वो करवाया जाएगा। हिमाचल भी जो है वो इसको लेकर अलग अलग कदम जो है वो उठा रहा है। अगर स्टेप बाय स्टेप हम बात करें कि हिमाचल के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो उसमें हिमाचल प्रदेश ने जो है वो टाइम बाउंड जो है वो फिक्स कर दिया है कि ये जो भी टारगेट किसी को दिया जा रहा है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि क्या, देखो, इंस्टॉलेशन ऑफ 200 मेगावाट सोलर पावर एनर्जी प्रोजेक्ट इन दी नेक्स्ट 9 मंथ, यानी कि 200 मेगावाट के जो सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं वो अगले 9 महीनों में जो है वो पूरे किए जाएं। और इसके लिए दूसरा टारगेट रखा गया है कि जो स्टेट है, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है वो एक्वायर करेगा 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए और 2024 तक जो है ये एक्वायर कर लेगा। तो ये टारगेट जो है वो रखे गए हैं। यहाँ से 2500 करोड़ रुपया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, 2025 इंपॉर्टेंट है और 9 मंथ का टारगेट इंपॉर्टेंट है, 2024 का टारगेट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टारगेट आप यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू लेज फाउंडेशन ऑफ हिमाचल निकेतन इन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो कहाँ हिमाचल निकेतन की नींव जो है वो रखी है। अभी हाल फिलहाल में जो है वो हिमाचल निकेतन की जो है वो नींव रखी गई है। अब इसकी हिमाचल निकेतन की नींव जो है वो कहाँ पर रखी गई है, इसकी नींव जो है वो दिल्ली में रखी गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है। देखो, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो दिल्ली में, द्वारका क्षेत्र है दिल्ली का, यहाँ पर जो है वो 5 मंजिला हिमाचल निकेतन भवन का जो है वो शिलान्यास किया है। अब ये भवन जो है वो यहाँ पर बनेगा। यहाँ से क्या सहायता मिलेगी और क्या ये भवन है, इसके बारे में जानिए थोड़ा सा। देखो, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल निकेतन की नींव रखी है दिल्ली में, और एग्जैक्टली बात की जाए तो ये रखी गई है द्वारका में। दिल्ली का जो द्वारका एरिया है वहाँ पर रखी गई है और इसकी कॉस्ट जो है वो है 57.72 करोड़। ये कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस कॉस्ट को जो है वो ध्यान रखना। और द्वारका एरिया या फिर दिल्ली, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर देखो वीआईपी रूम्स होंगे और यहाँ पर जो है वो विद्यार्थियों के लिए जो है वो सुविधाएं मिलेंगी। विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाएं जो हैं वो लैस होंगी और 36 जनरल रूम जो है वो विद्यार्थियों के लिए बताए जा रहे हैं होंगे और 40 सामान्य कमरों की जो है वो उपलब्धता यहाँ पर होगी, ये जो है वो कहा जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए। और यहीं पर यही कहा गया था, थोड़ा सा हिमाचल निकेतन के बारे में ब्रीफ किया गया था, कमरों, विद्यार्थियों, इसकी एस्टिमेटेड लागत, और फिर से 2025 की वही बात कही गई थी कि हम 2025 तक जो है वो ग्रीन टारगेट जो है वो पूरा करेंगे। परंतु ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ से बना वो जोड़ लें यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर अर्जीज सेंटर टू एनहांस शेयर इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम 12% टू। पहला ही क्वेश्चन आप क्वेश्चन में से ध्यान रख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश को जो प्रेजेंटली जो पन विद्युत परियोजनाओं में से जो शेयर मिलता है वो कितना मिलता है, 12%। अब आपको पता है कि वादे तो बहुत ज़्यादा कर दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा, अब उन वादों को पूरा करने की जिम्मेवारी भी जो है थोड़ी सी बन जाती है। तो जैसे बिजली को लेकर आपको पता है कि मुफ्त में देने की बात जो है वो कही जा रही है, तो ये कैसे प्रोवाइड करवाई जाए ये भी चिंता का विषय बन जाता है। तो इसके लिए
अब पहले जो शेयर था हिमाचल का वो था 12%, अब इस 12% को बढ़ाकर जो है वो 15% करने की जो है मांग की जा रही है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है 15%। अभी ये क्यों न्यूज़ में आया, देखो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से हिमाचल का शेयर थोड़ा सा ज़्यादा किया जाए। हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के साथ जो है वो मिले और इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि 25 वर्ष पहले जो है वो ये शुरू किया गया था कि हिमाचल प्रदेश को 12% हिस्सेदारी जो है वो दी जाएगी। अब इस हिस्सेदारी को बढ़ाने का जो है वो आग्रह किया गया है, इसको करने का ये आग्रह किया गया है कि 15% इसको कर दिया जाए। 15% करने का आग्रह किया गया है। इन्होंने केंद्रीय मंत्री को ये बताया कि प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश जो है वो जल विद्युत क्षमता के लिए जो है 12,000 मेगावाट का जो है वो दोहन कर रहा है। ये आप दोहन किया जाना शेष है, 12,000 मेगावाट का दोहन जो है वो किया जाना शेष है। और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये सारे कदम जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो बताए जा रहे हैं। देखो इकॉनमी होगी, इकॉनमी से रोजगार आएगा, रोजगार होगा तो लोगों में परचेजिंग पावर पैरिटी आएगी, यानी कि लोग पैसे जो हैं वो खर्च पाएंगे। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ से खर्चेंगे, तो जो स्मॉल उद्योग हैं वो भी चलेंगे, बड़े उद्योग भी चलेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सारी चीज़ें ना एक सर्कल में जो है वो चलती हैं। तो देख लीजिए आपकी किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। 12 से 15% और प्रेजेंटली 12% जो है वो मिलती है। लास्ट 25 ईयर से जो है यही मिलती आ रही है। अगला शिवा प्रोजेक्ट आप बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। बोलते हैं HP शिवा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना जो है वो किससे संबंधित है। देखो हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना ये इम्पोर्टेंट परियोजना है, इसका पूरा नाम भी इम्पोर्टेंट है और ये परियोजना भी इम्पोर्टेंट है। क्यों ये खबरों में आई थी पहले ये जानिए। खबरों में इसलिए आई थी क्योंकि हमीरपुर जिला में HP शिवा परियोजना के तहत एक क्लस्टर और एक फल की रणनीति जो है वो अपनाई है और इसी रणनीति के तहत जो है एक गांव है यहाँ पर केहडरू गांव, इस गांव में जो है वो क्लस्टर में बड़े पैमाने पर जो है वो मौसम्बी रोपी गई है, मौसम्बी के पौधे जो हैं वो रोपे गए हैं और साथ ही अनार का बगीचा भी जो है वो तैयार किया गया है। इसलिए ये परियोजना खबरों में आई। मैंने डिटेल में बताया तो आप समझ गए होंगे कि HP शिवा परियोजना जो है वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। HP शिवा परियोजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। HP शिवा परियोजना जो है इसका पूरा नाम क्या है। ये जो है हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना जो है इसका पूरा नाम है। HP स्टैंड करता है हिमाचल प्रदेश के लिए और शिवा से बनता है S स्टैंड फॉर सब ट्रॉपिकल, H स्टैंड फॉर हॉर्टिकल्चर, I स्टैंड फॉर इरिगेशन और V स्टैंड फॉर वैल्यू एडिशन और P वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट, VA से जो है वो वैल्यू एडिशन बन जाता है। तो ये है HP शिवा प्रोजेक्ट। पता चला आपको HP शिवा प्रोजेक्ट का क्यों ये चलाया गया है और क्या इसका पूरा नाम है। देखो ये सारी चीज़ें गिरिराज पत्रिका में नहीं दी गई होती हैं, परंतु बहुत सारी चीज़ें लिंक करनी पड़ती हैं कहीं ना कहीं से, तब आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो गिरिराज वहाँ पर तो सिर्फ इतना ही दिया गया था, एक आर्टिकल था उसमें फ़ायदा बताया गया था कि यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, इस तरह से बगीचा लगाया गया है ये सब। परंतु HP शिवा परियोजना का पूरा नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन, वैल्यू एडिशन इन सब चीज़ों की जो है वो बात हो रही है, इन सब चीज़ों को जो है उसके साथ रिलेट किया गया है, ये आप ध्यान रखना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं तीर्थन वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो तीर्थन वैलीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वैलीज एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो बोलते हैं कि तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश में जो है वो कहाँ पर स्थित है। तीर्थन वैली को लेकर एक बहुत बड़ा आर्टिकल यहाँ पर आया था और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया था ये। तो देखो तीर्थन वैली की अगर हम बात करते हैं तो तीर्थन वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब इस आर्टिकल से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं जो आपके मेंस एग्जाम में हेल्प करेंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो तीर्थन वैली है ना ये कुल्लू जिले में स्थित है और 1600 मीटर की हाइट पर जो है ये स्थित है। कितनी मीटर पर? 1600 मीटर की हाइट पर जो है वो स्थित है। कुल्लू में कसोल है, कसोल से ये लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो स्थित है और ये एक खूबसूरत वैली है। आप ध्यान रखिए कि इस घाटी में जो है, इस घाटी में ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है वो भी पड़ता है और ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था
और आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पशु पक्षी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कक्कड़, जो जुराना, मोनाल, सरीखे, परिंदे, ये सारे परिंदे जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं। चीता, भालू ये भी देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको यही पता चला कि ये कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में और कौन कौन सी वैलीज आती हैं? कुल्लू में देखो, वैलीज़ की अगर हम जब भी बात करते हैं तो सैंज घाटी कुल्लू की इंपॉर्टेंट है, कुल्लू की सोलंग घाटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक हमने तीर्थन घाटी जो है वो जोड़ ली, है ना। तो ये सारी घाटियाँ जो हैं आप ध्यान रखना। और कुल्लू में एक एनिमल दर्रा भी जो है वो आता है, और भी बहुत सारे दर्रे जो हैं वो कुल्लू में आते हैं। तो ये सारा यहाँ से जोड़ें और इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता कोष एस्टेब्लाइज्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष जो था उसकी स्थापना कब की गई थी? देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आपको पता है सुखाश्रय योजना चलाई गई, तो सुखाश्रय सहायता कोष जो है वो स्थापित किया गया। ये कोष जो था वो कब स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया 1 जनवरी 2023 को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब इसको कब जो था वो इसको लॉन्च किया गया था ये भी ज़रूरी है, इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी ज़रूरी है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में जानिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अनाथ और निराश्रित जन हैं उनके मनोबल को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, उनका मनोबल जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि ये वर्ग ऐसा है जिसको थोड़ा सा पीछे जो है वो रखा जाता है। परंतु इस योजना के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि इनके मनोबल को एक नई उड़ान दी जाए, क्योंकि जैसे कि शरीर का ना हर एक अंग इम्पोर्टेंट होता है, हर एक अंग का इम्पोर्टेंट रोल जो है वो होता है, उसी तरह सोसाइटी भी ऐसी है। सोसाइटी में हर एक व्यक्ति का, हर एक श्रेणी के लोगों का जो है वो अहम योगदान होता है। तो इसीलिए जो है इस तरह की योजनाएं जो हैं वो चलाई जाती हैं। अगर हम योजनाओं की ही बात करते हैं तो आपको पता है इससे पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन जो है हम पढ़ चुके हैं, तो वहीं से कुछ जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। देखो, वहाँ से आप क्या रिवाइज जो है वो कर सकते हैं। वहाँ से आप ध्यान रखें कि सुखाश्रय सहायता कोष चलाया गया, इसके लिए 101 करोड़ रुपए की जो था वो राशि दी गई। कितनी? 101 करोड़ रुपए की राशि दी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ और वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों के लिए जो था वो वस्त्र अनुदान भी देने की घोषणा की। तो वस्त्र अनुदान के रूप में जो इन्हें ग्रांट दी जाएगी ना कपड़ों के लिए, वो कितनी दी जाएगी? वो 10,000 रुपये दिया जाएगा। 10,000 रुपये 2 शिफ्टों में मिलेगा, 5-5 हज़ार रुपये करके सर्दियों और गर्मियों के कपड़ों के लिए। ये आप ध्यान रखिए। तो ये आपने ध्यान रखना है 101 करोड़ 10,000 रुपया। और हिमाचल प्रदेश में अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में रहने वालों लोगों के लिए, खासकर निराश्रित महिलाओं के लिए त्योहार भत्ता देने की भी सरकार ने घोषणा की थी। सरकार ने कहा था कि हम 500 रुपया त्योहार भत्ता जो है इनको देंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से ध्यान रखना। अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश वुमेन कमीशन। हिमाचल प्रदेश वुमेन कमीशन जो है वो बोलते हैं इसकी पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो हिमाचल प्रदेश वुमेन कमीशन की जो पहली महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था सरोज शर्मा। ये आपने ध्यान रखना है, सरोज शर्मा। ऑप्शन ए जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से क्या जान सकते हैं? देखो, आपको पता है कि नेशनल वुमेन फॉर कमीशन भी है। नेशनल वुमेन फॉर कमीशन जो था ये 1992 में स्टेबलाइज किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है और इसको जो था वो स्थापित किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत। ये आप ध्यान रखिए। अब इसी की तर्ज पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल प्रदेश वुमेन कमीशन जो था वो स्थापित किया गया। अब हिमाचल प्रदेश वुमेन कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं। जो पहली चेयरपर्सन थी वो थी सरोज शर्मा। और आपने ध्यान रखना है कि इसके अलावा इसमें 3 से 4 मेंबर होते हैं जो अलग अलग NGO, एनवायरमेंटलिस्ट, इस तरह के अलग अलग फील्डों से, सोशल वर्कर हो गया कोई, इन लोगों में से जो है वो चुने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। और अगर हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक स्टैच्यूरी बॉडी ही है और इसकी स्थापना 1993 में जो था वो की गई थी। कौन सी ईयर में? 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका एम क्या हो सकता है? इसका एम यही हो सकता है जो वुमेन्स के ऊपर वुमेन्स के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको लेकर जो है आवाज़ उठाना, उसके ऊपर एक्शन लेना और वुमेन्स को उनके राइट्स को लेकर जो है वो अवेयर करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हैं। परंतु ये आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि इसकी स्थापना कब हुई और नेशनल कमीशन की स्थापना कब हुई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़ लेना यहाँ से।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सेक्शन, यहाँ पर बोलते हैं सेक्शन 118 वॉज इम्पोज्ड इन स्टेट फॉर सेफ गार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश में, राज्य मतलब हिमाचल प्रदेश में 118 लगाई गई है, धारा 118 जो है वो लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 ये काफ़ी चर्चा में भी जो है वो रहती है। धारा 118 जो है वो किसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई है, तो ये लगाई गई है फार्मर, ऑप्शन सी सही आंसर है, किसानों को लेकर। अगर किसानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, धारा 118। गिरिराज पत्रिका में क्या कंटेंट इसका रहा, क्यों ये गिरिराज पत्रिका में आया था, क्योंकि धारा 118 से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी ये कहा जा रहा था, और राज्य में एक निवेश हो सके इसको भी जो है वो इंश्योर किया जाएगा। अब इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि क्या है ये धारा 118, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन 118 ये आप देखिए कि ये हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 के तहत आता है। ये ज़रूर ध्यान रखना कि किसके तहत ये आता है, इतनी सी लाइन पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। और इसमें क्या है, इसमें जो है ये रेस्ट्रिक्शंस देता है किसके बात के लिए, कि हिमाचल प्रदेश का कोई किसान नहीं है, हिमाचल प्रदेश से संबंध नहीं रखता है, उसको लैंड नहीं मिल सकती। ये सिंपल भाषा में समझाऊं तो बाहर के लोग हिमाचल में लैंड नहीं खरीद सकते, ये कहा जाता है ना, एक तरह से ये कहा जाता है इस धारा को लेकर। और सेक्शन इस सेक्शन में जो है टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी जो है वो करते रहते हैं, ताकि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो लोकल हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो लोग हैं। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करने की कोशिश की जाती है कि हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट को लेकर कोई भी बाधा यहाँ पर ना आए, डेवलपमेंट जो है वो निरंतर चलती रहे, सुचारू रूप से जो है वो चलती रहे, ये भी कोशिश की जाती है। तो ये है धारा 118 कि हिमाचल प्रदेश में फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट ये करती है। और हिमाचल प्रदेश में बाहर के लोग, आपको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश के नहीं हैं वो लैंड, उनको इजीली लैंड नहीं मिलती, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना। बोलते हैं इन विच, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच मंथ द डुंगरी फेयर ऑफ मनाली इज हेल्ड। तो मनाली का डुंगरी मेला कब आयोजित किया जाता है। देखो मनाली के डुंगरी मेले की अगर हम बात करते हैं तो ये मई के महीने में जो है वो होता है। कौन से महीने में, मई के महीने में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब मई के महीने में ये होता है, तो आपने क्या ध्यान रखना है डुंगरी मेले के बारे में। ये डुंगरी मेला होता कहाँ पर है, ये डुंगरी मेला कुल्लू के मनाली में जो है वो होता है, ये आप पहली बात ध्यान रखिए डुंगरी मेले के बारे में। दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि हडिम्बा माता का ही दूसरा नाम डुंगरी है, और हडिम्बा माता का जो मंदिर है वो कुल्लू के मनाली में स्थित है। और इस मंदिर की स्थापना जो था वो कब की गई थी और किसने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये जो डुंगरी माता का या फिर मनाली का हडिम्बा माता का मंदिर है जो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, इस मंदिर की स्थापना जो था वो कुल्लू के राजा बहादुर सिंह के द्वारा की गई थी और 1553 में जो था वो की गई थी। कब की गई थी, 1553 में जो था वो की गई थी। और हडिम्बा आपको पता है, हडिम्बा जो है अगर महाभारत के साथ जोड़ा जाए तो हडिम्बा जो है वो भीम की पत्नी है, ठीक है, ये भी पता चला। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए। मई महीने में ये मेला लगता है, 1553 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी, पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है मंदिर। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखना, ये नहीं भूलने चाहिए अब आपको। और डुंगरी वन विहार कहाँ पर है, तो डुंगरी वन विहार भी जो है वो मनाली में ही स्थित है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर वॉज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी शिवरात्रि का मेला चला है, तो कंटिन्यूसली क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते रहेंगे डेफिनेटली। एक शिवरात्रि मेले के बारे में गिरिराज पत्रिका में आर्टिकल आया था, पिछले कल हमने HPGK की वीडियो में भी शिवरात्रि मेले के बारे में जाना था, आज फिर से जान लीजिए। पहला क्वेश्चन ही जानिए कि शिवरात्रि का मेला एक इंटरनेशनल लेवल का मेला है जो मंडी में होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। और आप ध्यान रखिए कि मंडी के पड्डल ग्राउंड में ये लगता है, इसको मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, अजबर सेन। अगर डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो 16th सेंचुरी में 1526 में एग्जैक्टली राजा अजबर सेन ने जब अपनी राजधानी बटहोली से अपनी राजधानी जो था ब्यास नदी के ऊपर पार के क्षेत्रों में स्थापित की थी, तो इसी दौरान जो था वो महाशिवरात्रि का पर्व जो था ये भी स्टार्ट इन्होंने करवाया था, ये आप ध्यान रखिए। और बाद में चलकर ये कहा जाता है कि शिवरात्रि मेला जब होता है तो बहुत सारे देवी देवता जो हैं वो इकट्ठे होते हैं,
और इस दौरान जो है वो देवी देवता जो है वो माधव राय के दरबार में जो है वो अपनी हाजिरी जो है वो लगाते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए इसके साथ ये भी कि शिवरात्रि मेले का जो शुभारंभ होता है वो बाबा भूतनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना और माधव राय के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ होता है। तो बाबा भूतनाथ और माधव राय ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये मंदिर जो है वो कहाँ पर है? मंडी में ही जो है ये मंदिर स्थित है। अब इन मंदिरों के बारे में भी आपको पता चल गया। आप ये जानिए कि माधव राय के दरबार में जब पूजा अर्चना हो जाती है तो पूजा अर्चना के बाद एक जलेब जो है वो रवाना होती है, जिसमें सबसे पहले पुलिस के घुड़सवार होते हैं, 2 पुलिस के जवान होते हैं, 3 होमगार्ड के जवान होते हैं, ध्वज जिनके हाथ में होता है, होमगार्ड का बैंड होता है, पुलिस की टुकड़ी होती है। देवताओं के भीमा सुनार द्वारा बनाई गई माधव राय की चांदी की मूर्ति जो है वो विराजमान यहाँ पर होती है। तो इस तरह से जलेब भी जो है वो निकाली जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला का जो अंतिम दिन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। उस दिन उत्तरसाल क्षेत्र के देव आदि ब्रह्मा शहर की समृद्धि और खुशहाली के लिए जो है वो कार बांधते हैं, और देव आदि ब्रह्मा अपने लाभ लश्कर के साथ माँ सिद्धकाली के मंदिर से शिवरात्रि शहर की परिक्रमा जो है वो शुरू करते हैं। मंडी शहर की परिक्रमा जो है ये शुरू करते हैं, जो धनेहड़ा, बंजार, जेंजूनौन से होते हुए सुकेती पुल से होते हुए जो है इन स्थानों में आ जाते हैं। और देवता जब माता सिद्ध काली के दरबार के पास पहुंचते हैं तो आदि ब्रह्मा का गुरु देव परंपरा के अनुसार अपना देव कार्य जो है वो करते हैं। ये आप ध्यान रखें सारा इसके बारे में। और यहाँ पर चौहड़ा की यात्रा भी होती है। चौहड़ा की यात्रा क्या है? ये चौहड़ा की यात्रा बाबा भूतनाथ के प्रांगण जो चौहड़ा बंजार में है, शिवरात्रि मेले का अंतिम दिन देवस्मागम होता है यहाँ पर, जैसे चौहड़ा की, जिसे जो है वो चौहड़ा की यात्रा कहते हैं। मेले के दौरान जो है वो 6 दिनों तक पड्डल मैदान में देवी देवता बैठते हैं, मगर अंतिम दिन देवी देवता चौहड़ा में जो है वो बैठते हैं, और इसे चौहड़ा की यात्रा के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये चौहड़ा की यात्रा के बारे में ध्यान रखिए। सारे क्वेश्चंस, मतलब ये हमारा कल्चर है, इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने सुना होगा तो आप टिक जो है वो कर पाएंगे, सही टिक कर पाएंगे एग्जैक्टली। और आपको पता है मेंस का टॉपिक क्या हो सकता है आज? देखो, मेंस के टॉपिक की अगर हम बात करते हैं ना, तो मेंस का टॉपिक आज मैंने लिखा नहीं है, परंतु मैं ऐसे ही बताऊंगा थोड़ा सा आपको। उससे पहले जिनका इंटरेस्ट मेंस के टॉपिक में नहीं है वो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए और स्विच आप कर सकते हैं। फिर बोलते हैं, जस्टिस संजय करोल रिसेंटली अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं जस्टिस संजय करोल को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जो है वो संबंधित है? ये तो आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। बाकी देखो, मेंस के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो अभी आपको पता है एग्जाम हुआ है एचएस का। तो एचएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पिलग्रिम टूरिज्म के बारे में। तो तीर्थ पर्यटन क्या है इसके बारे में पूछा गया था, और पूछा गया था कि डू यू थिंक दिस कुड बी मॉडल फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन इन इंडिया, कि क्या आप ये समझते हैं कि ये जो पिलग्रिम टूरिज्म है, तीर्थ पर्यटन इसको हिंदी में कहते हैं, कि इसके माध्यम से भारत में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या ये मॉडल हो सकता है? देखो, पिलग्रिम टूरिज्म होता क्या है पहले आप ये समझिए। तीर्थ पर्यटन उस पर्यटन से मतलब है जब लोग जो हैं वो तीर्थ स्थलों में घूमने के लिए जाते हैं, लोग पिलग्रिमेज साइट्स को देखने के लिए जाते हैं। जैसे कि रिलीजियस टूरिज्म के साथ इसको जोड़ सकते हैं आप, इसके साथ फेथ के साथ जोड़ सकते हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं। देखो, हम हिमाचल में ही बात करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। जैसे आप किसी भी एरिया से संबंध रखते हैं, आप मान लीजिए आप किसी एक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं? आप टूरिज्म के तौर पर जाएंगे ज्वालामुखी के मंदिर, आप टूरिज्म के तौर पर जाएंगे माता नैना देवी के मंदिर, आप टूरिज्म के तौर पर जाएंगे ब्रजेश्वरी मंदिर, आप चामुंडा मंदिर भी जाएंगे, आप चिंतपूर्णी मंदिर भी जाएंगे, आप शिवरात्रि का मेला देखने भी जाएंगे, आप चंबा का चौगान का मेला भी देखने जाएंगे। तो ये सारे पिलग्रिम टूरिज्म के साथ जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे तीर्थ स्थल हैं, और ये तीर्थ स्थल किस तरह से इम्पोर्टेंट है? यहाँ से जब आप जाएंगे तो आप वहाँ के लोगों से सामान खरीदेंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी, ये नैना देवी, चिंतपूर्णी, चामुंडा, ये मंदिर हिमाचल के जो है ना, यहाँ पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा जो है वो वर्ष भर होता है, करोड़ों में यहाँ पर चढ़ावा होता है। और बड़े बड़े ट्रस्ट जो हैं ये हैं, यहाँ से बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ से रोजगार मिला हुआ है।
तो ये है पिलग्रिम टूरिज्म। और आपको पता है जब पंजाब से लोग हिमाचल में आएंगे तो हिमाचल के प्रति उनका प्यार थोड़ा सा बढ़ेगा और हिमाचल के लोगों का प्यार पंजाब के प्रति बढ़ेगा। जब हरियाणा से लोग आएंगे तो सेम यही चीज़ होगी, किसी और स्टेट से आएंगे तब भी ये होगा, फॉरेन से अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो ये होगा। तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ से जो पिलग्रिम टूरिज़्म है, क्या यहाँ से जो है वो कल्चरल इंटीग्रेशन को प्रमोशन मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी। हम कहीं जाएंगे, हम मान लीजिए उड़ीसा में जाते हैं, हम सूर्य मंदिर देखने जाते हैं, तो हम वहाँ पर कल्चर का आदान प्रदान जब करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से एक कल्चरल इंटीग्रेशन जो है वो मिलती है देखने को, और ये मॉडल ऑफ प्रमोशन जो है वो डेफिनेटली हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की आपको, डेफिनेटली इसको लिख कर भी जो है हम डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी तक भी हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31, इस तरह से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।